सभी प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम करता हूँ। हेलो एवरीवन। आज मार्च 4 2023 का फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का पढ़ने वाले हैं। चूजिंग द वॉच डॉग इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी सीईसी की अपॉइंटमेंट के और ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाए जाने पे अब इलेक्शन कमिश्नर को चूज़ करने का काम जो है एक पैनल करेगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भी बैठा करेंगे। बहुत ही इंफॉर्मेटिव आर्टिकल है, आपको आपके लिमिट्स तक पुश करेगा। थोड़ा मुश्किल लगेगा पढ़ने में, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको इसको स्टोरी की तरह प्रोसेस करवाने की। जब चीज़ों को कहानी की तरह पढ़ते हो ना, तो हर चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाती है। आपका क्विज़ आपके सामने है, सिर्फ ट्रांसलेशन में मत रह जाना, इस क्विज़ को भी सॉल्व करना है साथ साथ। ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस क्विज़। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करेंगे इसके। चलिए आइए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, कह रहा है चूजिंग द वॉच डॉग। चूज का मतलब है चुनाव करना, किसी चीज़ को पसंद करना। और वॉच डॉग का मतलब होता है कोई भी सरकारी एजेंसी जो किसी काम को वॉच करती हो, किसी चीज़ की निगरानी करती हो। वॉच वर्ड का मतलब ही है निगरानी। अपने घर के बाहर वॉचमैन होता है तो क्या करता है, वो निगरानी करता है, चौकीदारी करता है। और डॉग का मतलब वैसे तो कुत्ता होता है, लेकिन इस रेफरेंस में डॉग का मतलब है वफादार। तो कोई भी सरकारी एजेंसी जिसको किसी काम की चौकीदारी या निगरानी करने का जिम्मा सौंपा गया हो और उससे ऐसी एक्सपेक्टेशन हो कि वो बड़ी वफादारी के साथ में, देश के साथ में वफादारी रखते हुए उस निगरानी के काम को करेगी, उसको हम सरकारी भाषा में बोल देते हैं, इंग्लिश में बोल देते हैं वॉच डॉग। फॉर एग्जाम्पल, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वॉच डॉग है बाहर से आने वाले पैसे का। कहीं गलत देश में पैसा तो नहीं आ रहा बाहर से, है ना, ये ईडी देखता है। C&AG जो है कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये वॉचडॉग है सरकार के खर्चे का। सरकार कहीं गलत तरीके से पब्लिक के पैसे को खर्च तो नहीं रही है कोई डिपार्टमेंट। वैसे ही इलेक्शन कमिश्नर जो है, ये है वॉचडॉग भारत में होने वाले इलेक्शंस का। अब यहाँ पे वॉचडॉग जो है ना, इलेक्शन कमीशन की बात की गई है और कह रहा है चूज करने का काम जो है इलेक्शन कमीशन को या कमिश्नर को अब भारत में बदल चुका है सुप्रीम कोर्ट की बदौलत। समझ में आ गई बात। वॉचडॉग वर्ड को डिटेल में बताया, अब याद रहेगा हमेशा। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्डिक्ट ऑन मैनर ऑफ चूजिंग इलेक्शन पैनल इज अ बूस्ट टू इट्स इंडिपेंडेंस। कह रहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो वर्डिक्ट है, वर्डिक्ट मतलब फैसला, रूलिंग, डिक्री, एडजुडिकेशन, कोई भी डिसीजन कोर्ट देती है ना, उसको बोलते हैं वर्डिक्ट। कह रहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो नया वर्डिक्ट आया है, अभी जो फैसला आया है, और किस पे ये ऑर्डर है, उस मैनर पे, उस तरीके पे। और कौन सा तरीका भाई, ऑफ लगा के बता रहा है, चूज़ करने का, चुनाव करने का इलेक्शन पैनल को, इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन ऑफिसर को और दूसरे इलेक्शन ऑफिसर्स को। कह रहा है ये जो वर्डिक्ट है ना, इस तरीके पे, कह रहा है ये वर्डिक्ट अपने आप में एक बूस्ट है, एक एनकरेजमेंट है, एक बढ़ावा है इसकी इंडिपेंडेंस का, इसकी आज़ादी का। किसकी आज़ादी भाई, इलेक्शन पैनल की। अब देश में जो चुनाव आयोग है और इंडिपेंडेंस से काम करेगा, क्योंकि सरकार की भूमिका बहुत कम हो जाएगी चुनाव आयोग के सुप्रीमो यानी इलेक्शन कमिश्नर को चूज करने में। चलिए, सिंपल सेंटेंस है। वर्डिक्ट आपका सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है। वर्डिक्ट मतलब आप देख चुके हैं, फैसला है ना, ऑर्डर, रूलिंग, डिक्री। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं इस आर्टिकल की सारी वोकैब आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप इसको पढ़ते हुए स्मूथली पढ़ पाएँ। वैसे भी पढ़ने में थोड़ा हैवी लगेगा आपको, है ना। उसी के पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। क्वेश्चन ये है, ये जो मैनर वर्ड है, इसके अगर आगे मैं एस लगा दूं तो क्या इसका मीनिंग बदल जाएगा या वही रहेगा या सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा। हिंट भी दे दिया मैंने आपको, नाउन चैप्टर का क्वेश्चन है, ये करवा चुका हूँ मेरे ख्याल से महीने में 5 बार हो जाता है ये वाला कॉन्सेप्ट, है ना, अगर जो लोग रेगुलर क्लास ले रहे हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को पता है मैनर और मैनर्स के बीच में क्या डिफरेंस है, ज़रूर से कमेंट्स में डालना। मैं कोशिश करूँगा उनकी कमेंट्स को आज हार्ट दूँ। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल की सारी वोकैब आपको मैं दिखा देता हूँ। साथ ही टेक्स्ट बुक के 1 ईयर पास पे, मॉक टेस्ट पास पे सेल शुरू हो चुकी है। 4 से 6 मार्च तक 3 दिनों तक 1 ईयर मॉक टेस्ट पास आपको मिलेगा डिस्काउंटेड प्राइस पे 269 रुपीज़ में। इस मॉक टेस्ट पास के अंदर आपको एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग सभी एग्जाम्स का सिंगल पास मिल जाता है। लगभग 70,000 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, और वो भी नए पैटर्न के हिसाब से। तो जो भी आपका एग्जाम है ना, उसका नया पैटर्न मॉक टेस्ट पास में अपडेट कर दिया गया है। अलग अलग बाय नहीं करना, एक ही पास में सब कुछ इंक्लूडेड है। डिस्काउंटेड प्राइस पे बाय करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिंक रखा है, फर्स्ट कमेंट में टेक्स्ट बुक का, उस पर क्लिक करें। 299 में दिखाएगा आपको मॉक टेस्ट पास।
एडिशनल डिस्काउंट लेने के लिए कोड लगा लेना YT10। जैसे इस कोड को लगाएंगे आपका प्राइस घट के हो जाएगा 269 रुपीज़। अगर पास की ज़रूरत थी देन दिस इज़ द राइट टाइम। चलिए अपनी वोकैब शीट है आज की। आज अपने एम्बिट से लेकर के रेसिप्रोकेट तक 6 वर्ड्स करने वाले हैं इस आर्टिकल में, जो आप देखेंगे। थोड़ा जूम इन कर दूं मैं इसको। देखिए एम्बिट का मतलब है डोमेन या स्कोप, हिंदी में बोलते हैं दायरा। आपके अधिकार क्षेत्र का दायरा भी आपका एम्बिट है, आपके ड्यूटीज़ का दायरा भी आपका एम्बिट है। वो ड्यूटीज़ का एम्बिट हो जाएगा, वो राइट्स का एम्बिट हो जाएगा ना। किसी भी चीज़ का जो दायरा है उसको बोलते हैं एम्बिट। लॉ मेकिंग पावर्स ऑन पुलिस एंड एग्रीकल्चर फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया। कानून बनाने की ताकतें पुलिस पे और खेती पे ये फॉल करती हैं, ये आती हैं एम्बिट में, दायरे में भारत के राज्यों के। चलिए एम्बिट के सिनोनिम्स क्या हैं? परव्यू, ऑर्बिट, जुरिस्डिक्शन, रेमेट, स्फीयर, रैम, सभी के सभी एम्बिट को बताते हैं। ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे आज। एम्बिट का सिनोनिम आएगा, शायद परव्यू आएगा या डोमेन आएगा, देख लेना। आपको तो सारे ही पता होने चाहिए ना, आपको तो सारे ही पता होने चाहिए। परव्यू भी पता होना चाहिए, जुरिस्डिक्शन भी पता होना चाहिए, सभी एक दूसरे के सिनोनिम भी तो हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाओ, सरकमवेंट। देखिए वेंट वाला ये वही वेंट है, गो वेंट गोन वाला, उसी की पुरानी स्पेलिंग है ये वेंट। वेंट मतलब जाना, गो वेंट याद है ना आपको, गो जाना वेंट जाना। सरकम मतलब घूम करके। अगर आपके रास्ते में कोई चीज़ पड़ी है ऐसे जिसको पार आप जा नहीं पा रहे हो, वो आपके रास्ते की रुकावट है, तो आप क्या करते हैं सर? आप है ना रास्ता बदल के घूम करके चले जाते हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बाईपास करना या गेट अराउंड करना। ठीक है, ये गेट अराउंड ही तो किया आपने, बाईपास ही तो किया। यही कहलाता है वन वर्ड में सरकमवेंट करना। किसी चीज़ से समझ गए ना, जुगाड़ करके उसका नतीजा, उसका जो है कुछ हल निकाल लेना। सीधे सीधे काम ना हो रहा हो, उंगली टेढ़ी करके कैसे भी करके अपने रास्ते की रुकावट को बाईपास करते हुए अपना काम निकालना ही सरकमवेंट कहलाता है। सम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स या HNIs ओपन देयर अकाउंट्स इन स्विट्जरलैंड एंड पनामा टू सरकमवेंट इंडियाज टैक्स लॉज। कुछ अमीर लोग जो हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो हैं, वो स्विट्जरलैंड और पनामा में अपने अकाउंट खोलते हैं ताकि सरकमवेंट कर सकें, बाईपास कर सकें, जुगाड़ से बच सकें भारत के टैक्स लॉ से, भारत के टैक्स से लगे हुए कानूनों से। सरकमवेंट को साइड स्टेप, सरकमनेविगेट, मैनेज या इवेट करना भी बोलते हैं। आज गेट अराउंड या वर्क अराउंड नाम का सिनोनिम आर्टिकल में देखेंगे। अगला वर्ड है कंसेक्यूटिव। देखिए सेक्यूटिव बना है सीक्वेंस से। सीक्वेंस मतलब क्रम, भाई ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, एक के बाद दो आएगा, दो के बाद तीन आएगा, यही तो सीक्वेंस है। और कन का मतलब है साथ में, बिल्कुल एकदम सीक्वेंस में साथ साथ। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है बैक टू बैक या सक्सेसिव, एक के बाद एक आने वाली चीज़ें कंसेक्यूटिव होती हैं। जैसे जनवरी एंड फरवरी आर कंसेक्यूटिव मंथ्स। समझ में आ रहा है वर्ड कैसे यूज़ करना है? शी वॉज एबसेंट फॉर 10 कंसेक्यूटिव डेज फ्रॉम द क्लास एंड वॉज सस्पेंडेड। वो गायब थी 10 दिनों से लगातार अपनी क्लास से और सस्पेंड कर दी गई। इसको सीक्वेंशियल भी बोलते हैं कंसेक्यूटिव को, ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। अगला वर्ड है वॉइड। वॉइड का मतलब है निर्वात, खाली स्थान, एम्प्टी स्पेस, है ना, नाउन फॉर्म में। एडजेक्टिव फॉर्म में वॉइड वर्ड का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो कानून की नज़र में लेजिटिमेट ना हो या सही ना हो। तो आज एडजेक्टिव वाला मीनिंग नहीं, अपने नाउन वाला मीनिंग देखने वाले हैं। खाली जगह को वॉइड बोलते हैं। द पार्टी नीड्स अ लीडर टू फिल इन द लीडरशिप वॉइड्स। पार्टी को ज़रूरत है, नीड करती है एक नए लीडर को ताकि भर सके उस खाली जगह को, लीडरशिप के वॉइड को, निर्वात को। हिंदी बोलते हैं निर्वात। तो इसका एक सिनोनिम है इसीलिए वैक्यूम। वैक्यूम, आज वैक्यूम नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। सेकंड लास्ट वर्ड आज का प्रीएम्प्टिव, नया वर्ड आपके लिए। प्रीएम्प्टिव का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो प्रिकॉशनरी हो नेचर में और इसलिए की जाए कि कोई काम आप होना नहीं चाहते, होने देना नहीं चाहते, इसलिए उस दूसरे काम को जो करते हो ना वो होता है प्रीएम्प्टिव। अब मैं इसको एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ आपको। आपने रिजल्ट आया आपका ख़राब, ठीक है, आपको पता है आपका रिजल्ट ख़राब आएगा कल, टुमारो। आपने रात में ही अपनी मम्मी को, अपने पापा को मना लिया, भाई मुझे मारोगे नहीं आप, रिजल्ट मेरा ख़राब आए चाहे अच्छा आए, अच्छा आएगा लेकिन मुझे मारोगे नहीं, ख़राब आए तो भी। तो आप एक ये प्रीएम्प्टिव सी डिस्कशन कर रहे हो अपने मम्मी पापा से कि कल कहीं रिजल्ट आ जाए तो मुझे मारना पड़ जाए। और एग्जांपल देता हूँ, रशिया जो है कह रहा है हम यूक्रेन पे न्यूक्लियर स्ट्राइक कर देंगे और ये स्ट्राइक होगी प्रीएम्प्टिव। तो इसका मतलब ये है, रशिया ये कह रहा है कि हम वेट नहीं कर रहे हैं कि कोई कंट्री यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन दे और न्यूक्लियर वेपन जो है यूक्रेन हमारे ऊपर मार दे। हम पहले ही प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर देते हैं यूक्रेन पे, इसको तबाह कर देते हैं ताकि कल को हमारे ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक ना हो सके।
बात समझ पा रहे हो ना? तो एक प्रिकॉशन में लिया हुआ जो एक्शन होता है ना, जो आप किसी दूसरे एक्शन को होने से रोकने के लिए करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रीएम्प्टिव एक्शन। आज ये प्रीएम्प्टिव वर्ड मैंने डिटेल में आपको बता दिया, आर्टिकल में देखेंगे। रशिया हैज़ थ्रेटेंड टू लॉन्च अ प्रीएम्प्टिव न्यूक्लियर स्ट्राइक ऑन यूक्रेन। रशिया ने धमकी दी है कि हम एक प्रीएम्प्टिव न्यूक्लियर स्ट्राइक यूक्रेन पे कर सकते हैं। यूक्रेन के हमला करने का इंतजार नहीं करेंगे, अपना न्यूक्लियर बम दे मारेंगे। प्रोटेक्टिव या डेटरेंट भी इसको बोलते हैं। चलिए सेकंड, आज का लास्ट वर्ड है रेसिप्रोकेट। हिंदी बोलते हैं एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, ठीक है? म्यूचुअली एक्सचेंज, तू मेरा फायदा कर, यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स, है ना? गिव एंड टेक का जो एक्शन है उसको बोलते हैं रेसिप्रोकेट करना। पीपल हेल्प वन अनदर इन द होप दैट इट विल बी रेसिप्रोकेटेड व्हेन दे नीड इट दमसेल्व्स। लोग एक दूसरे की मदद करते हैं इस आशा में, इस होप में कि यही जो हेल्प है ये रेसिप्रोकेट होगी, एक हाथ दे दूसरे हाथ ले होगी, जब उनको इस हेल्प की ज़रूरत होगी। समझ गए? आज रेसिप्रोकेट वर्ड का नाउन फॉर्म रेसिप्रोकेशन आप आर्टिकल में देखेंगे। म्यूचुअल एक्सचेंज इज इक्वल टू रेसिप्रोकेशन। चलिए डिटेल में करवा दिया वो कैब, 6 मिनट लग गए हैं। अब आ जाओ आर्टिकल पे। यही वर्ड्स आर्टिकल में देखोगे। डिटेल में करवाने का ऑब्जेक्टिव यही है कि आपकी समझ में आए। बच्चों ने जो सीजीएल मेंस दिया है, अपनी इस वोकैब शीट में से 80% वोकैब आपको मिल जाएगी। 70 से 80% वोकैब यहाँ जो आपने पढ़ी है वही सीजीएल मेंस में आपसे पूछी है। तो यही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इन पर खूब ध्यान दो। वोकैब वाला पोर्शन यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। चलो अब एक समरी देंगे आर्टिकल की, किस बारे में लिखा है। समरी ये है कि इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनकी नियुक्ति करते थे पीएम साहब। आज के पीएम नहीं, हमेशा से पीएम करते आ रहे हैं, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे वाजपेयी जी हों, या चाहे नरेंद्र मोदी हों। लेकिन इससे होता क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जब नियुक्ति पीएम करता है तो इलेक्शन कमिश्नर पीएम के दबाव में आ जाता है, और आ भी सकता है। क्या बड़ी बात है भाई, मैं आपको अपॉइंट कर रहा हूँ किसी संवैधानिक पोस्ट पे, कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, पद पे, तो आप मेरे दबाव में तो आओगे ही आओगे। अगर ऐसा है तो फिर इलेक्शन कमिश्नर जो है इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाता। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे ओरिजिनल संविधान में ये लिखा हुआ था कि पीएम जो है इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति तो करेगा, लेकिन तब तक करेगा जब तक हमारी संसद इस पर कोई कानून नहीं बना देती है। कानून बनने के बाद में उस कानून के हिसाब से नियुक्ति होगी, ना कि पीएम करेगा। लेकिन हमारे नेता इतने लेजी हैं, इतने 70-75 साल निकाल दिए, इन्होंने आज तक कोई कानून नहीं बनाया। तो हम एक कानून बना रहे हैं आज से। कानून ये है कि एक पैनल बैठेगा जिसमें पीएम, चीफ जो है जस्टिस ऑफ इंडिया, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन, है ना, जैसे कांग्रेस यहाँ पे लीडर ऑपोजिशन है तो उसका लीडर, तीनों मिल करके डिसाइड करेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा। अब जब तीनों मिलकर डिसाइड करेंगे तो पीएम की अकेले की राय नहीं होगी, और इस तरीके से इलेक्शन कमिश्नर को हम इंडिपेंडेंटली अपॉइंट कर पाएंगे बिना किसी दबाव के। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये जो है ना एक बहुत ही वेलकमिंग मूव है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इसकी ज़रूरत पिछले 75 सालों से थी, देर आए दुरुस्त आए। वेलकम कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को आज की वेलकमिंग टोन में। चलिए अब शुरू करें। कह रहा है जी, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्डिक्ट टेकिंग अवे द पावर to appoint members of the Election Commission of India or ECI from the sole domain of the executive is a major boost to the independence of the election watchdog। कह रहा है जी, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो वर्डिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, और कौन सा फैसला, टेक अवे करता हुआ, दूर ले जाता हुआ, छीनता हुआ। टेक अवे करना, छीन लेना। और किसको? एक ताकत को, एक पावर को। अच्छा, पावर काहे की थी? पावर थी अपॉइंट करने वाली, अपॉइंट करने की मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, चुनाव आयोग के अलग अलग बड़े अधिकारियों को। और कहाँ से खींचा गया है, कहाँ से टेक अवे किया गया है? अकेले अकेले उस डोमेन से, उस दायरे से जो है एग्जीक्यूटिव का। एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, मंत्रिमंडल, जितने भी आप सारे मंत्रालय देख रहे हो ना, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये सब एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, और इनका नेता कौन है? प्राइम मिनिस्टर। कह रहे जी, ये जो पावर को छीनने का जो काम है ना, ये जो वर्डिक्ट है, एग्जीक्यूटिव के डोमेन से निकाल लेने का, प्राइम मिनिस्टर के अधिकार क्षेत्र से खींच लेने का, कह रहा है ये वर्डिक्ट जो है ना, ये है एक बहुत ही बड़ा बूस्ट, एनकरेजमेंट इंडिपेंडेंस के लिए, आज़ादी के लिए हमारे इलेक्शन वॉचडॉग की, यानी कि इलेक्शन कमीशन की। वॉचडॉग वर्ड मैंने आपको बता दिया था, जो निगरानी का काम करे वफादारी के साथ देश के लिए, वॉचडॉग। समझ आ गया? सेंटेंस खोल के समझाया, पूरा स्टोरी की तरह पढ़ाऊंगा आर्टिकल। स्टोरी है ये, वर्डिक्ट जो पावर को ले लेगा पीएम से या डोमेन ऑफ एग्जीक्यूटिव से, पीएम ही है एग्जीक्यूटिव का नेता। ये वर्डिक्ट इलेक्शन कमीशन के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है। अब बड़े
इंडिपेंडेंस के साथ में इलेक्शन कमीशन काम कर पाएगा। वर्डिट की वर्ब हो गई इज, डोमेन का मतलब है परव्यू, स्फीयर या दायरा, रियल्म है ना, जुरिस्डिक्शन। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी, आगे कह रहा है द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट अ 3-member कमिटी कंप्राइजिंग द प्राइम मिनिस्टर, कॉमा, द लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, कॉमा, और द लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, कॉमा, एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI will choose the Chief Election Commission and Election Commissioners EC until a law is passed। कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है। देखो अभी ऊपर वर्ड आया था वर्डिट, इसका सिनोनिम था रूलिंग, शायद मैंने लिखा भी होगा, यहाँ लिखा है ना रूलिंग। रूलिंग जो एक नाउन है, रूल एक वर्ब है। रूल का मतलब होता है किसी रूल को बनाना, किसी ऑर्डर को पास ऑन करना। कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है, ये रूल दिया है, ये रूलिंग दी है, रूल किया है कि 3 मेंबर की कमेटी होगी। और कौन सी कमेटी होगी भाई? जो कंप्राइज करती होगी, जो मिल के बनी होगी। कंप्राइज करना मतलब कंटेन करना, मिल के बना होना इन सभी लोगों से। और ये सभी लोग देख लो कौन कौन है। पहले तो हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, एग्जीक्यूटिव के नेता। दूसरे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, या फिर इनकी जगह पे सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन जो पार्टी है उसका लीडर, दोनों में से कोई भी। और तीसरा जो पार्टी होगा इसमें वो होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या CJI। तो कोर्ट की रूलिंग ये है कि भैया ये तीनों लोग मिल के करेंगे। अब द पैनल कंप्राइजिंग या कमेटी कंप्राइजिंग दिस 3 पार्टीज विल चूज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब ये मिलके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चुनाव करेंगे। और दूसरे जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, चीफ के नीचे आते हैं ECs को। और कब तक होगा ये? भैया ये तब तक होगा जब तक ये ना हो जाए, जब तक ये ना हो जाए एक लॉ जो है पास ना हो जाए, कानून जो है बनाया ना जा सके। तो अल्टीमेटली तो कानून के हिसाब से होगी, कानून बनेगा, एक सिस्टम बनेगा। वो सिस्टम जब तक नहीं बनेगा ना, तब तक PM अकेले नहीं कर सकता, 3 लोगों को PM के साथ बैठना होगा। कोर्ट की वर्ब है हैज़ रूल्ड, कमेटी की वर्ब है विल चूज, अनटिल, अनलेस और लेस्ट 3 ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश में, कंजंक्शंस हैं, जिनके बाद में आप नॉट वाला सेंटेंस यूज़ नहीं करेंगे। अनटिल का मतलब होता है जब तक ऐसा ना हो, अनलेस का मतलब है अगर ऐसा ना हो, लेस्ट का मतलब है कहीं ऐसा ना हो। तो जब ना हो इसमें ना हो लगी चुका है, तो इसके बाद में नॉट लगा के डबल नेगेटिव नहीं बनाना है। तो अनटिल अ लॉ इज नॉट पास लिख दिया, यहाँ पे नॉट लगा दिया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, याद रखना इस बात को, ठीक है ना। ऑलरेडी इसमें आ चुका है। कॉमन सा ग्रामर रूल है। आगे बढ़ते हैं। एक ग्रामर रूल यहाँ भी है, थोड़ा फ्लो बनाओ फिर इसके ऊपर आएंगे, ठीक है। आगे क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? कह रहा है जी एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वेस्टेड विद प्लेनरी पावर्स of superintendence, direction and control over elections, the Election Commission of India is a vital component of the Republic। लंबा सेंटेंस इतना ही पढ़ लें। कह रहा है जी सुप्रीम कोर्ट ने ये सारा झगड़ा, ये सारी खिचड़ी क्यों की है? कह रहा है जी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के तौर पे, एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है? संवैधानिक संस्था। और कौन सी संस्था है जी भाई? ये वही संस्था है जो वेस्टेड विद है। वेस्टेड का मतलब है प्रोवाइडेड। अगर आप कोई पावर या अथॉरिटी किसी संस्था में डाल रहे हो तो उस संस्था में आप पावर या अथॉरिटी को वेस्ट कर रहे हो, है ना, ये वर्ड ऐसे यूज़ होता है। कह रहे जी कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था के तौर पे जो भरी हुई है, जो वेस्टेड है, जो प्रोवाइड की गई है प्लेनरी पावर्स, एब्सोल्यूट पावर्स। प्लेनरी मतलब एब्सोल्यूट। और पावर्स किसकी हैं? पावर्स है भैया इन सब चीज़ों की, सुपरिटेंडेंस की, डायरेक्शन की और कंट्रोल की, निगरानी की, डायरेक्ट करने की और नियंत्रण की। और किसके ऊपर? इलेक्शंस के ऊपर। कह रहा है जी ऐसी एक बॉडी के तौर पे ना हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है एक बहुत ही वाइटल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, हिस्सा है हमारे भारत के रिपब्लिक का, गणतंत्र का। तो कह रहा है इसलिए हुई है सारी खिचड़ी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है देश के आगे बढ़ने के लिए। कह रहा है अब ये कौन सा कंपोनेंट है रिपब्लिक का? कह रहा है जी दैट रिक्वायर्स फंक्शनल फ्रीडम एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। कह रहा है ये वही वाइटल कंपोनेंट है जिसको ज़रूरत होती है फंक्शनल फ्रीडम की, काम करने की, फंक्शन करने की, आज़ादी की, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन की, संवैधानिक सुरक्षा की। और क्यों? ताकि ये इंश्योर कर सके, ताकि ये पक्का कर सके, सुनिश्चित कर सके फ्री और फेयर इलेक्शंस को, ऐसे चुनावों को जो आज़ाद हों और जो बिल्कुल निष्पक्ष हों। लंबा सेंटेंस है, डरने की ज़रूरत नहीं है, सेंटेंस इतना ही बना हुआ है। ECI इज़ ए वाइटल कंपोनेंट ऑफ द रिपब्लिक। फिर यहाँ बताया हुआ है कि इसमें वेस्टेड पावर्स हैं, प्लेनरी पावर्स हैं, इन सब चीज़ों की। और फिर आगे बताया हुआ है ये वाइटल कंपोनेंट कैसा वाइटल कंपोनेंट है, ये सब चीज़ें इंश्योर करने वाला वाइटल कंपोनेंट है ना, इलेक्शंस को करवाने वाला वाइटल कंपोनेंट है। ECI की वर्ब है इज़। ECI मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।
दैट आया है कॉम्पोनेंट के लिए, कॉम्पोनेंट सिंगुलर है तो दैट की वर्ब भी सिंगुलर है, दैट रिक्वायर्स। और कुछ देखने वाला है, प्लेनरी मतलब एब्सोल्यूट, जान गए ना इस वर्ड को, एब्सोल्यूट फुल। वेस्टेड के बाद में हमेशा विद लगाएं, जिस भी चीज़ से आप वेस्टेड हैं, जो भी पावर्स आपको मिली हुई है, अथॉरिटी मिली हुई है, यू आर वेस्टेड विद दैट पावर। अब इसमें बाय फ्रॉम कुछ और नहीं लगेगा, विद ही आएगा, फिक्स प्रीपोजिशन है। चलो और आगे बढ़ो। करे जी इट हैज़ बिन द प्रैक्टिस दैट द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द CEC एंड ECs ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। कह रहे करंट में हो क्या रहा था सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले। कह रहे जी प्रैक्टिस ये रही है, इट हैज़ बिन, प्रथा ये रही है कि जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो अपॉइंट करते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर्स को, और किस पे, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे। तो चूज़ तो प्राइम मिनिस्टर ही करता है, बस उस पर रबर स्टैम्प जो है वो लगाते हैं प्रेसिडेंट, है ना, उस पर मोहर लगाते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब। ये है करंट प्रैक्टिस। कह रहा है बट द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हैज़ पॉइंटेड आउट दैट द ओरिजिनल इंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वॉज दैट द मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट शुड बी लेड डाउन इन अ पार्लियामेंट्री लॉ। लेकिन जो संवैधानिक बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसने पूरा ये फैसला भी दिया है, कह रहा है इस संवैधानिक पीठ ने, बेंच ने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया, इशारा किया, दैट वो ये कि शुरुआती जो इंटेंट था, जो ओरिजिनल मकसद था, इंटेंट का मतलब समझते हैं ना, आपके अंदर की इंटेंशन, हमारे संविधान निर्माताओं की, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की, कह रहा है वो इंटेंट था वॉज दैट वो ये कि जो मैनर है, जो तरीका है अपॉइंटमेंट का इन सभी हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स की, कह रहे ये शुड भी लेट डाउन होना चाहिए, ये अच्छे से इस्टेब्लिश होना चाहिए, लिखा जाना चाहिए पार्लियामेंट्री लॉ में, हमारे देश के पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून में, है ना। तो ये करंट प्रैक्टिस जो है ना, बस ये चल रही है। उन्होंने 2-5 साल के लिए चलाई थी संविधान निर्माताओं ने, उन्होंने कहा था कि 5 साल में आराम से कानून बना लेना, फिर उस कानून के हिसाब से करना। लेकिन 75 साल हो गए, इनको टाइम ही नहीं मिला कानून बनाने का, और आज भी PM ही जो है ना, प्रेसिडेंट से रबर स्टैंप लगा करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपने हिसाब से अपॉइंट करवाता है। गलत बात है ना। इट की वर्ब है हैज़ बिन, प्रेसिडेंट की वर्ब है अपॉइंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की वर्ब है हैज़ पॉइंटेड आउट। बेंच मतलब सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ, जिसमें 2, 3, 5, 7, 11, 12, 13 तक होती है, 13 जजेस बैठे हों। इंटेंट की वर्ब है वॉज। चलो और कुछ देखने वाला है इसमें, नहीं है। चलो, ले डाउन करना, किसी चीज़ को इस्टेब्लिश करना, साफ शब्दों में जाहिर करना, स्पेसिफाई करना। ले डाउन तो देखो आपको करवाया हुआ है, ले आउट और ले असाइड, ये जो 2 फ्रेजल वर्ब्स हैं, जो मेरे ख्याल दोनों 500 बार आपको करवा चुका हूँ। क्या इनके मीनिंग्स मुझे बता सकते हो क्या? ले आउट, ले असाइड, जो बच्चे क्लास में रेगुलर हैं पिछले 1-1.5 महीने से, उनको आता होगा। लिख रहा हूँ मैं, पहले खुद से निकालो, दिमाग में डालो, कमेंट्स में डालना, फिर मैं लिखूँ तो उससे मैच हो जाएगा। ले आउट करना मतलब भाई स्पेंड मनी करना, स्पेंड मनी करना। ले आउट का एक और मीनिंग भी है, ले आउट का एक और मीनिंग भी है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ उसको डिस्कस नहीं करेंगे, फिर कभी किसी क्लास में कर लेंगे। कॉमन मीनिंग जो है 99% जगह पे जो यूज़ होता है वो होता है जी स्पेंड मनी, पैसे को खर्च करना। ले असाइड का मतलब होता है 2, पहला मीनिंग है किसी चीज़ को इग्नोर करना, इग्नोर करना, भाई साइड में रख दिया, मेरे काम की नहीं है, इग्नोर कर दिया, ले असाइड कर दिया, है ना। मैंने आपको सलाह दी पढ़ाई करो, आपने सलाह को ले असाइड कर दिया, तो इग्नोर कर दिया। दूसरा मीनिंग है जी, दूसरा मीनिंग है सेव फॉर फ्यूचर करना, सेव फॉर फ्यूचर। अब ये मीनिंग कैसे निकला? कोई काम की चीज़ थी, आपने साइड में रख दी, बाद में यूज़ करूँगा ऐसा सोच के, सेव फॉर फ्यूचर कर दिया, ले असाइड कर दिया। तो बढ़े आगे, स्टोरी की तरह प्रोसेस हो रहा है ना सब कुछ, पहले क्या होता था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, और आगे बढ़ो। कह रहा है जी आर्टिकल 324 सेज द प्रेसिडेंट शुड अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड कमिश्नर्स सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड इन दैट बिहाफ बाय पार्लियामेंट। तो संविधान का 324वां आर्टिकल कहता ही यही है कि प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और कमिश्नर्स को, और कैसे, अधीन रहते हुए, सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू का मतलब होता है इसी हिसाब से या इसी चीज़ के अधीन रहते हुए। और किस चीज़ के अधीन रहते हुए? किसी भी कानून के, लॉ के जो मेड किया जाए इन या बिहाफ पे पार्लियामेंट के द्वारा, जो या तो पार्लियामेंट के बिहाफ पे बनाया जाए, कहीं और बनाया जाए, है ना, पार्लियामेंट ना बनाए, सरकार खुद ही बना दे, या पार्लियामेंट के अंदर बनाया जाए। तो ये है हमारा कानून, मतलब कहता है कि कैसे इसकी अपॉइंटमेंट होनी है। आर्टिकल 324 की वर्ब है सेज, प्रेसिडेंट की वर्ब है शुड अपॉइंट। सब्जेक्ट टू मतलब हिसाब से होना, अधीन होना। ये वर्ड मैंने आपको फ्रेज कई बार करवाया हुआ है, वर्ब भी होता है, ये एडजेक्टिव भी होता है। वर्ब फॉर्म में होता है किसी चीज़ को, किसी चीज़ का अनुभव करवाना, एक्सपीरियंस करवाना। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी सब्जेक्टेड टू अ मेडिकल या फिटनेस टेस्ट। चुने हुए उम्मीदवार जो हैं, कैंडिडेट्स जो हैं, वो
एक्सपीरियंस करवाए जाएंगे, अधीन रखे जाएंगे एक मेडिकल और फिटनेस टेस्ट के। कहने का मतलब ये है उनसे दोनों इन टेस्ट को करवाया जाएगा, इस टेस्ट में उनको शरीक होना पड़ेगा, इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो ये तो वर्ब फॉर्म में देख रहे हो, सब्जेक्टेड टू, विल बी सब्जेक्टेड टू, पैसिव वॉइस लगा हुआ है, वर्ब है। और वैसे अगर सब्जेक्ट यूज़ करना चाहो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ के अधीन होना। द लॉ इज सब्जेक्ट टू चेंज, ये कानून चेंज के बदलाव के अधीन है, कभी भी बदला जा सकता है, चेंज इज़ इनएविटेबल। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ देखने वाला नहीं है। कह रहा है जी हाउएवर सक्सेसिव रिजीम्स हैव फेल्ड टू इनेक्ट अ लॉ। कह रहा है हालांकि एक के बाद एक आने वाले जो रिजीम्स हैं, जो प्रशासन है, वो नाकामयाब रहे हैं इनेक्ट करने में एक ऐसे लॉ को। ये लॉ 75 साल में कभी बन ही नहीं पाया। सक्सेसिव, कंसेक्यूटिव, एक के बाद एक आने वाला, एंशुइंग, है ना, और रिजीम का मतलब होता है प्रशासन, इसकी वर्ब है हैव फेल्ड। कह रहे जी जस्टिस K.M. Joseph, who has authored the main verdict, has based the court's decision on the inertia of the legislature and the perceived vacuum in the absence of a law. कह रहे हमारे जस्टिस साहब जो हैं, जोसेफ साहब, जिन्होंने ऑथर किया है इस मेन वर्डिक्ट को, जिन्होंने इस बेंच के, जो समझ लो इस बेंच में जो वर्डिक्ट को लिखने वाले थे, कह रहे उन्होंने बेस किया है, उन्होंने आधारित किया है कोर्ट के डिसीजन को, और किसके ऊपर, उस इनर्शिया के ऊपर, उस लेजीनेस के ऊपर, जड़त्व के ऊपर जो है हमारे लेजिस्लेचर का, हमारी व्यवस्थापिका का, हमारे नेताओं का। और जो परसीव्ड वैक्यूम है, जो महसूस किया जा सकने वाला निर्वात है, जो कमी है, और क्यों है कमी, लॉ की एब्सेंस में, ऐसा कानून ना बनाए जाने से, उसकी एब्सेंस में। तो उन्होंने यही बोला कि हमने तो 75 साल वेट किया सुप्रीम कोर्ट ने, आपने कोई कानून नहीं बनाया, तो इसी बेस पे आज हम एक कानून बना रहे हैं, एक पैनल बना रहे हैं। अब पीएम इलेक्शन कमिश्नर की भर्ती खुद नहीं करेगा, 2-3 लोगों से पूछेगा, फिर उसकी होगी जो अपॉइंटमेंट। जोसेफ साहब की वर्ब है हैज़ बेस्ड, हु आया मिस्टर जोसेफ के लिए, इनकी वर्ब है हैज़ ऑथर्ड। इनर्शिया, ये आपने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन के 3 लॉज हैं, है ना। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया मतलब जड़त्व, लिथार्जी, स्लगिशनेस, लेजीनेस। वैक्यूम मतलब निर्वात। वैक्यूम इंग्लिश में उन कम आने वाले, अकेले उन कम आने वाले वर्ड्स में से एक है जिसमें डबल यू यूज़ होता है। वैक्यूम, कॉन्टिन्यूम, 2-3 ही वर्ड्स हैं जिसमें डबल यू आता है, तो इसकी स्पेलिंग को ध्यान रखना है ना, डबल यू। वॉइड या एम्प्टीनेस को बोलते हैं वैक्यूम। परसीव्ड मतलब जिसको परसीव किया जा सके, जिसको सेंस या महसूस या फील किया जा सके, है ना, परसीव्ड। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। कह रहा है जी फ्यू वुड डिसएग्री विद द कोर्ट्स फंडामेंटल प्रोपोजिशन दैट द इलेक्शन वॉचडॉग शुड बी फियर्सली इंडिपेंडेंट एंड नॉट बी बिहोल्डन टू एग्जीक्यूटिव। कह रहे जी ना के बराबर ही कोई आदमी होगा भारत में जो डिसएग्री करेगा इस बात से। फ्यू लगा है बिना अ या द के, तो इसका मतलब है ना के बराबर या नेगेटिव क्वांटिटी। अ फ्यू लग जाता तो इसका मतलब होता है कुछ एक, है ना। तो कह रहे जी ना के बराबर ही लोग डिसएग्री करेंगे, इस बात से असहमत होंगे भारत में, और किस बात से, कोर्ट की इस फंडामेंटल प्रोपोजिशन से, कोर्ट के इस बुनियादी प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन वर्ड के बहुत सारे मीनिंग है, यहाँ पे जो मीनिंग लगा है वो लगा है दलील का, ठीक है। प्रोपोजिशन का मतलब होता है कॉन्टेक्स्ट, प्रपोजल, दलील, सजेशन, बहुत समझ गए ना, मल्टी डायमेंशनल वर्ड है ये। तो कोर्ट के इस बेसिक बुनियादी दलील से, और दलील ये है कि जो इलेक्शन वॉचडॉग है, जो इलेक्शन कमिश्नर है, वो शुड भी होना चाहिए इंडिपेंडेंट, आज़ाद, और कैसे, फियर्सली। फियर्सली का मतलब है बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ में, पैशनेटली, मतलब उसकी इंडिपेंडेंस जो है ना, उसमें 1% की भी आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई शक ना हो। और नॉट भी बिहोल्डन होना चाहिए, बिल्कुल भी वो ऑब्लिगेटेड नहीं होना चाहिए, एहसान तले दबा नहीं होना चाहिए। बिहोल्डन मतलब एहसान तले दबा हुआ, और किसके, हमारी कार्यपालिका के, हमारे पीएम या उसके मंत्रिमंडल के। और क्या करें, एंड देयर शुड बी नो रूम फॉर अपॉइंटिंग अथॉरिटी टू एक्सपेक्ट रेसिप्रोकेसिटी और लॉयल्टी। और वहाँ पे कोई रूम भी नहीं होना चाहिए, कोई गुंजाइश भी नहीं होनी चाहिए। रूम का मतलब है कमरा, और दूसरा मीनिंग है गुंजाइश। कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए अपॉइंट करने के लिए एक ऐसी अथॉरिटी को, ताकि एक्सपेक्ट किया जा सके रेसिप्रोकेसिटी को, एक हाथ दे दूसरे हाथ ले वाली जो है अरेंजमेंट को, या फिर लॉयल्टी को, है ना। तो कोई ऐसा होना ही नहीं चाहिए सिस्टम की आप इलेक्शन कमिश्नर किसी को बना दो और फिर वो इलेक्शन कमिश्नर आपके एहसान तले दब जाए, बिहोल्डन हो जाए आपका, और बस आप उससे ये एक्सपेक्ट करो कि मैंने तुझे इलेक्शन कमिश्नर बनाया है, अब तू मेरे हिसाब से इलेक्शन करवाएगा, मेरा लॉयल आदमी हो गया, है ना। ऐसी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सेंटेंस लंबा है लेकिन ठीक है ना, पढ़ रहे हैं अपने। तो फ्यू वुड डिसएग्री विद ऑल दीज, है ना, आर्गूमेंट्स। वॉचडॉग की वर्ब है शुड बी, फ्यू की वर्ब है वुड डिसएग्री। फियर्सली मतलब एक्सट्रीमली, बहुत इंटेंसिटी के साथ में, इंटेंसली। अच्छा, वॉचडॉग की दूसरी वर्ब है
शुड नॉट बी बिहोल्डन। बिहोल्डन मतलब किसी एहसान तले दबा होना, किसी के प्रेशर में होना, किसी ने आपको बिहोल्ड कर रखा है, आपको पकड़ रखा है आपकी बुशर्ट से, है ना, बस अब उसके एहसान तले आप दबे हुए हो, है ना, ऐसे याद रखो इसको। अच्छा, रूम की वर्ब है शुड बी, देर से क्लोज शुरू हुआ है इसलिए वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा गया। देर एक डमी सब्जेक्ट है, सेंटेंस में इन्वर्जन करवाने की कोशिश करता है। रेसिप्रोसिटी आप देख चुके हैं, यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स, एक हाथ दे दूसरे हाथ ले। अब कह रहे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या दलील रखी ये सब करने की। कह रहे द गवर्नमेंट्स आर्गुमेंट दैट द एग्जिस्टिंग सिस्टम वॉज वर्किंग वेल एंड देर वॉज नो वैक्यूम वॉज क्वाइट वीक as admittedly the convention now is that the prime minister chooses a name from among a database of high ranking civil servants। कह रहे सरकार की जो दलील थी, जो प्रोपोजिशन था, दैट वो ये कि करंट जो सिस्टम है, जो चलता हुआ सिस्टम है, वो वर्किंग वेल था, बड़े अच्छे से काम कर रहा था, जिसमें पीएम साहब जो है अच्छे से बता देते थे कि इसको इलेक्शन कमिश्नर बनाना है, तो अच्छे से काम कर रहा था और कोई भी निर्वात या वैक्यूम नहीं था, कोई भी अभाव नहीं था। कह रहे ये जो आर्गूमेंट ही है ना, ये बहुत ही वीक है, बहुत ही कमज़ोर आर्गूमेंट है। अच्छा, क्यों कमज़ोर है भाई, ऐसे कैसे कमज़ोर हो गई है? कह रहा एज क्योंकि, कह रहा क्योंकि मान लेने वाले तौर पे एडमिटेडली जो कन्वेंशन नो है, जो कन्वेंशन अभी बनी हुई है, जो सिस्टम, जो स्टैंडर्ड, जो रेगुलेशन हमने अभी बना रखा है, वो ये है कि पीएम साहब जो है ना, वही चूज़ करते हैं एक नाम को उस डेटाबेस में से, उस लिस्ट में से जो है हाई रैंकिंग सिविल सर्वेंट्स की, एंड एडवाइजेज द प्रेसिडेंट टू मेक द अपॉइंटमेंट, और फिर वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट साहब को कि उस आदमी को अपॉइंट कर दिया जाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर या कमिश्नर्स के जो है पद पे। तो वर्किंग वेल कर रहा है सरकार के हिसाब से, ये आर्गूमेंट बड़ा ख़राब आर्गूमेंट है। ये वर्क वेल तो कर रहा है, लेकिन सरकार के लिए वर्क वेल कर रहा है, बाकी लोगों के लिए भी तो वर्क वेल करना चाहिए। आर्गूमेंट की वर्ब है, क्या वर्ब है जी आर्गूमेंट की? आर्गूमेंट की वर्ब है वॉज। सब्जेक्ट देखो यहाँ रखा है, वर्ब यहाँ रखी है। सेंटेंस की स्ट्रक्चर पकड़ोगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी। बाकी सबको अपनी वर्ब मिल गई, आर्गूमेंट की वर्ब ये बन गई। सिस्टम की वर्ब है वॉज वर्किंग, वैक्यूम की वर्ब है वॉज, देयर से क्लोज शुरू हुआ इसलिए वर्ब को वैक्यूम से यानी सब्जेक्ट से पहले रख दिया गया। कन्वेंशन यानी करंट सिस्टम, इसकी वर्ब है हिज। कन्वेंशन का मतलब है प्रथा जो भी चल रही हो, है ना, नॉर्म, इसकी वर्ब है हिज। पीएम की वर्ब है चूजेस, पीएम की वर्ब है एडवाइसेस। पीएम चूजेस द नेम एंड पीएम एडवाइसेस द नेम टू द प्रेसिडेंट। और बढ़ते हैं आगे, देखें क्या कह रहा है। कह रहा है जी हाउएवर अ रेलेवेंट क्वेश्चन इज whether the presence of a CGI in the selection panel is the only way in which an institution's independence can be preserved। करे लेकिन सही क्वेश्चन तो ये है पूछा जाने वाला, द रेलेवेंट क्वेश्चन इज हाँ या ना, जो प्रेजेंस है, जो मौजूदगी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सिलेक्शन पैनल में, क्या यही अकेला तरीका है क्या? इज़ द ओनली वे इन विच, जिसके अंदर एक इंस्टीट्यूशन की आज़ादी को प्रिजर्व किया जा सकता है, इंडिपेंडेंस को मेंटेन किया जा सकता है। तो सवाल तो अब ये पूछा जाने वाला है कि क्या हर जगह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बिठाना जरूरी है? उनके बिना क्या ईमानदारी से काम नहीं हो सकता? क्वेश्चन की वर्ब है इज, प्रेजेंस की वर्ब है इज, इंडिपेंडेंस की वर्ब है कैन बी प्रिजर्व्ड। प्रिजर्व करना, किसी चीज़ को मेंटेन करना, कंजर्व करना, बनाए रखना। बहुत ही गहरा और एनालिटिकल आर्टिकल लिखा हुआ है, बहुत कम ऐसे आर्टिकल्स आपको मिलेंगे इतनी बेबाकी के साथ में इतना अच्छा एनालिसिस आपके सामने पेश करें। देखते जाओ आगे कितना गहरा है ये। कह रहा है जी देयर इज़ नो क्लियर प्रूफ that the independence of the Central Bureau of Investigation Director, who is appointed by a panel that includes the Chief Justice of India or his nominee, has been preserved or enhanced। कह रहे इसका रीज़न ये है कि कोई प्रूफ तो हमारे पास है ही नहीं साफ साफ, दैट वो इस चीज़ का कि जो इंडिपेंडेंस है, जो आज़ादी है चीफ ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टर की, सीबीआई डायरेक्टर की, और वही डायरेक्टर जो अपॉइंट किया जाता है एक पैनल के द्वारा। कह रहे वो आज़ादी में इंक्लूड, जो पैनल इंक्लूड भी करता है चीफ जस्टिस को। कह रहे कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास कि सीबीआई के डायरेक्टर को भी, जो जिसको चीफ जस्टिस के पैनल के द्वारा अपॉइंट किया जाता है या फिर चीफ जस्टिस के नॉमिनी के द्वारा, कह रहा है उसकी आज़ादी को प्रिजर्व किया गया या इन्हांस किया गया। तो जब सीबीआई आज़ाद नहीं हो सकी, सीबीआई में चीफ जस्टिस बैठा होता है, चीफ जस्टिस उस पैनल का मेंबर होता है और उनके कहने पे सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। जब सीबीआई आज़ाद नहीं है तो फिर ये सवाल पूछना जो लाजमी बनता है, क्या इलेक्शन कमिश्नर भी सीजीआई के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बैठने से इंडिपेंडेंट होगा या नहीं होगा? समझ में आ गया सेंटेंस? प्रूफ की वर्ब है इज, इंडिपेंडेंस की वर्ब है हैज़ बीन प्रिजर्व्ड और हैज़ बीन इन्हांस्ड। हैज़ बीन यहाँ भी लगा हुआ है, दूसरी बार इसको लिखा नहीं गया है। हु की वर्ब है इज अपॉइंटेड, हुआ है सीबीआई डायरेक्टर के लिए। दैट की वर्ब है इंक्लूड्स, दैट आया है पैनल के लिए। CJI इसका मतलब है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CBI ये है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दोनों अलग है ना,
कंफ्यूज मत करना इनको। कह रहा है जी फर्दर द CJI's presence may give preemptive legitimacy to all appointments and affect objective judicial scrutiny of any error or infirmity in the process। कह रहे इसका एक और नुकसान होगा अगर चीफ जस्टिस को हर जगह बिठाते हो तो भाई इनके बैठने से हर एजेंसी तो आज़ाद हो नहीं रही, CBI की हालत आप देख ही पा रहे हो, है ना। तो फिर इलेक्शन कमिश्नर को भी आप कहीं ऐसा ही ना बना दो। कह रहे दूसरी नुकसान ये होगा कि CJI की जो प्रेजेंस है, जो मौजूदगी है, वो दे सकती है एक प्रीएम्प्टिव लेजिटिमेसी। प्रीएम्प्टिव याद है ना, प्रोटेक्टिव, प्रिकॉशनरी, पहले से ही जो हो जाए कि भाई CJI अगर पैनल में बैठा होगा तो पहले से ही लेजिटिमेसी मिल जाएगी, वैधानिकता मिल जाएगी सारी अपॉइंटमेंट्स को, और ये अफेक्ट करेगी, ये प्रभावित करेगी ऑब्जेक्टिव जुडिशल स्क्रूटनी को, किसी भी एरर की। जुडिशल स्क्रूटनी मतलब न्यायिक जांच, ऑब्जेक्टिव मतलब निष्पक्ष। तो निष्पक्ष न्यायिक जांच को होने से ये प्रभावित करेगी, और ये जांच होगी किसी भी एरर की या किसी भी वीकनेस की, इन्फॉर्मिटी की पूरी प्रोसेस में। जब चीफ जस्टिस पैनल में बैठ गया, अब उस पैनल ने कोई गलती की भी हो तो उसकी जांच कौन करेगा, मतलब चीफ जस्टिस से कौन पंगा लेगा। तो ये झंझट भी है चीफ जस्टिस को बिठाने का। कहने का मतलब ये प्रेजेंस की वर्ब है मे गिव, और प्रेजेंस की दूसरी वर्ब है मे अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब प्रभावित करना, प्रीएम्प्टिव मतलब प्रिकॉशनरी, पहले से ही जो काम कर लिया जाए एज ए प्रिकॉशन। ऐसी लेजिटिमेसी हर इंस्टीट्यूशन को मिल जाएगी चीफ जस्टिस की वजह से। इन्फॉर्मिटी का मतलब होता है जी वीकनेस, है ना, आपके अंदर की वल्नरेबिलिटी। कह जी ऑन इट्स पार्ट द गवर्नमेंट विल बी वेल एडवाइज टू इनेक्ट अ लॉ। अब देखो बीच में ना बहुत कुछ लिखा हुआ है, 2 डैशेस के बीच में, ये वाला पूरा छोड़ के अपने को पढ़ना है, फिर इसको पढ़ेंगे, ठीक है। कह रहे जी ऑन इट्स पार्ट द गवर्नमेंट विल बी वेल एडवाइज टू इनेक्ट लॉ, बीच वाला छोड़ दिया, दैट इज इन ट्यून विद द स्पिरिट ऑफ द कोर्ट्स एम्फेसिस ऑन द ECI's इंडिपेंडेंस। कह रहे जी इसकी तरफ से ऑन इट्स पार्ट सरकार वेल एडवाइज्ड होगी, सरकार के लिए यही अच्छी एडवाइस होगी, ये एडवाइस पे अगर अमल कर लेती है सरकार के लिए अच्छा होगा कि वो इनेक्ट करे एक लॉ को, एक कानून को बनाए। और कौन सा कानून, जो कि इन ट्यून विद है, जो कि इन लाइन विद है, जो हिसाब से है, और किसके, स्पिरिट के, भावना के, हमारी कोर्ट के एम्फेसिस की, कोर्ट के इस पूरे जोर देने वाली काम की, एम्फेसिस की, जो है ECI की इंडिपेंडेंस का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की आज़ादी का। तो यही एडवाइस है सरकार के लिए कि ऐसा वो लॉ बनाए कि इंडिपेंडेंस इलेक्शन कमीशन की बनी रहे, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट चाहती भी है। अब बीच में क्या लिखा हुआ भाई उस लॉ के बारे में, बीच में लिखा हुआ है बट नॉट वन दैट सीक्स टू प्रिजर्व द करंट कन्वेंशन टू गेट अराउंड द वर्डिक्ट। ना कि ऐसा बना दे जो सीख करता हो, कोशिश करता हो बनाए रखने को हाल में जो कन्वेंशन है, जो प्रथा चल रही है PM जिसमें इलेक्शन कमीशन चूज़ करता है। और क्यों, ताकि गेट अराउंड किया जा सके इस वर्डिक्ट से, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इवेड किया जा सके, सर्कमवेंट किया जा सके, है ना। नया लॉ ऐसा ना बना दे कि जो पुराना चल रहा है वही अब होगा। तो सुप्रीम कोर्ट को बाईपास करने की जरूरत नहीं है, होशियारी करने की जरूरत नहीं है। जो संविधान निर्माताओं ने संविधान में लिखा है उसी हिसाब से एक लॉ बनाओ ताकि ECI की इंडिपेंडेंस बनी रहे। तो ये बीच वाला जो है ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन था, डैश से डैश के बीच, इसको अपन ने अलग कर दिया। गवर्नमेंट की वर्ब है विल बी, दैट की वर्ब है सीक्स, दैट की वर्ब है इज, दैट आया है इनेक्ट अ लॉ, लॉ के लिए, इन ट्यून विद, इन लाइन विद, इन अकॉर्डेंस विद, है ना, हिसाब से, किसी चीज़ के जो है जैसा लिखा हुआ है उसी हिसाब से चलना। चलिए अच्छा आर्टिकल था, रैपअप करेंगे इसको, बहुत ही अच्छा लिखा हुआ था, पढ़ने में अब आपको आ भी गया होगा, कहानी की तरह मैंने प्रोसेस किया। एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट मैंने छोड़ दिया था, अब इसको फटाफट देख लेते हैं। इंग्लिश में कुछ वर्ब्स हैं जो एक दूसरे की सिनोनिमस हैं, दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन ध्यान ये रखना है उनमें से एक वर्ब अपने बाद प्रीपोजिशन लेगी ही लेगी, और दूसरी वर्ब बिना किसी प्रीपोजिशन के आती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है। फॉर एग्जाम्पल कंप्राइज और कंसिस्ट एक बात है, मिल के बना होना, लेकिन कंप्राइज के बाद में ऑफ नहीं लगेगा, कंसिस्ट के बाद में ऑफ लगता है। ये जो लाल में लिखे हुए हैं ना, लाल में, ये नहीं लगाने, और ये जो डार्क ब्लैक में लिखे हुए हैं ये फिक्स प्रीपोजिशन है, ज़रूर लगते हैं। इनहिबिट का मतलब भी रहना, लिव का मतलब भी रहना, लेकिन इनहिबिट के बाद में इन नहीं आता, लिव के बाद में इन आता है। आई लिव इन दिस सिटी, इन दिस हाउस, इन दिस बिल्डिंग, है ना, इन दिस लोकेलिटी, लेकिन आई इनहिबिट दिस सिटी, आई इनहिबिट दिस एरिया विदाउट इन। आंसर का मतलब है जवाब देना, वर्ब फॉर्म में, आंसर के बाद में टू नहीं आएगा, रिप्लाई के बाद में टू आएगा। अपोज का मतलब है विरोध करना बिना टू के, ऑब्जेक्ट का मतलब भी विरोध है लेकिन टू के साथ में। सीक और लुक फॉर एक ही बात है, डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर एक ही बात है, अवेट एंड वेट फॉर एक ही बात है। वेट के बाद में फॉर लग रहा है, अवेट के बाद में नहीं लग रहा। ये लाल वाले देख के कंफ्यूज मत होना भाई, ये नहीं लगाने हैं, ये इसीलिए लिखे हुए हैं लाल रंग में, ठीक है, रेड कलर के मैंने इसीलिए रखे हुए हैं, निकाल देता हूँ इनको। चलो राइट साइड में लग जाएगा, लेफ्ट साइड में नो प्रेपोजिशन। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखें, बड़ा काम आने वाला है एग्जाम्स के अंदर। अभी जो मेंस दे रहे हैं SSC के, आप एग्ज़ाम्स को देखो निकाल करके, जो आ रहे हैं अपने पास डोमेन में इंटरनेट पे,
यही सारे कॉन्सेप्ट आपका एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है मेंस के पेपर में, है ना, सीख लोगे तो फायदा होगा खूब। कह रहे द पुलिस आर सीकिंग फॉर द कस्टडी ऑफ द क्रिमिनल, पुलिस सीख फॉर कर रहे हैं क्रिमिनल की कस्टडी को, क्रिमिनल की कस्टडी तो समझते ही ना, क्रिमिनल को अरेस्ट करने को वो जो है सीख कर रहे हैं। सीख के बाद में फॉर नहीं आता, फॉर आता है जी लुक के बाद में, तो लुकिंग फॉर लिख दो तो ठीक है, सीख के बाद वाला फॉर गलत है, इसको निकालो, निकाल देता हूँ। पुलिस इनहिबिटिंग इन द पीपल इनहिबिटिंग इन द फ्लड अफेक्टेड एरियाज हैड टू बी रेस्क्यूड, लोग जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे थे, इनहिबिट कर रहे थे, उनको रेस्क्यू करना पड़ा। तो या तो लिविंग इन लिख दो तब ठीक है, इनहिबिटिंग लिख रहे हो तो फिर इनको निकाल दो। When the PM reached at the rally, some protesters starting shouting slogans opposing to his remarks on minorities. जब PM साहब रैली में पहुंचे, कुछ प्रोटेस्टर्स ने शुरू कर दिया स्लोगन्स को शाउट करना, नारों को जोर जोर से नारे लगाना, अपोज करते हुए उसके रिमार्क्स को जो थे माइनॉरिटीज़ को लेकर के, अल्पसंख्यकों को लेकर के। तीसरा सेंटेंस खुद से सही करो, एट लगेगा या टू लगेगा, नहीं लगेगा तो दोनों निकाल दो, जो भी बनता है बनाओ। ये करने से होता क्या है, आपको आदत पड़ती है, मसल मेमोरी बनती है, दिमाग की भी तो मसल सी हैं, है ना, तो आपको आदत पड़ेगी कैसे पेपर में फटाफट आपको रिस्पॉन्ड करना है ऐसे क्वेश्चंस को। डालना कमेंट्स में। अब आ जाओ अपने क्विज़ पे, जल्दी से इसको करेंगे सॉल्व। क्विज़ का लेवल थोड़ा सा हैवी है। फर्स्ट क्वेश्चन इजी है, इसमें आपसे पूछा है कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया क्या था। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आने से पहले कैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट हो रही थी। PM अपॉइंट करता था प्रेसिडेंट की सलाह पे, एक लेजिस्लेटिव कमेटी करती थी, एक पैनल जो है CJI मिलकर बना था वो करता था, या प्रेसिडेंट करता था PM की सलाह पे। बताओ, थोड़ा सा गहरा है पर हो जाएगा, एक बार ध्यान से ऑप्शंस देखोगे ना, तो लोगे आर्टिकल आपने पढ़ा है तो आपका आंसर निकल आएगा। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिया, वहाँ से मैच कर लेना। सेकंड देखो, कह रहा है जी आर्टिकल के हिसाब से जो सिलेक्शन पैनल है चीफ सिलेक्शन ऑफ इंडिया का, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बैठे होंगे, कह रहे क्यों इसको रिप्लेस कर दिया जाना चाहिए कानून से। ऐसी क्या खामियां होंगी सिलेक्शन पैनल में, चाहे चीफ जस्टिस को भी बिठा लो, क्या खामियां हैं कि हमें अल्टीमेटली कानून बनाना ही पड़ेगा, ना कोई पैनल करेगा ना कोई PM करेगा। तो भैया खामियां आपको बतानी है। पहली खामी ये है कि चीफ जस्टिस के पास बहुत सारा काम है ऑलरेडी, तो वो ओवरबर्डनड है। दूसरी खामी ये है कि चीफ जस्टिस की इन्वॉल्वमेंट से इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस को कोई गारंटी नहीं मिलती। तीसरी खामी ये है कि चीफ जस्टिस की इन्वॉल्वमेंट जो है वो एक न्यायिक स्क्रूटनी जो है, ऑब्जेक्टिव स्क्रूटनी जो है किसी भी गलती की, उसके लिए एक बाधा बन जाएगी फ्यूचर में। चौथा ऑप्शन ये है कि A और B दोनों आपके आंसर हैं। पांचवा है कि B और C दोनों आपके आंसर हैं। मेंस लेवल का क्वेश्चन है भाई, अगर आपसे नहीं हो रहा ना तो आप मेंस के लेवल पे भी नहीं आए हो, कोशिश करो। नहीं हो रहा, आज नहीं हो रहा, कल होगा, है ना। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाला है। क्लास में रेगुलर रहो, खुद से रीडिंग करो, ये सब चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। थर्ड में आपसे सरकमवेंट्स वर्ड का सिनोनिम पूछा है। अब A है, B है, C है, या A और B दोनों है, या B और C दोनों है, या B और C A और C दोनों है, ये पूरा बताना है आपको, ठीक है। 3 ऑप्शन दिए मैंने, एक चूज़ नहीं करना, जो आंसर बनते हो उस ऑप्शन को चूज़ करना है। चौथे पाँचवें में 2 एरर्स मिलेंगी। एरर्स कहाँ मिलेंगी ये आप ही देखो यार, अब मैं नहीं बताऊँगा, बहुत ईजी है। मैं बताऊँगा ना, मैं इशारा करूँगा वैसे ही मिल जाएंगे आपको, इसलिए खुद से कोशिश करो। 6वें में इंप्रूव करना है सेंटेंस को, यहाँ पर आपको इशारा दिया जा सकता है, इस एरिया में एक इम्प्रूवमेंट का चांस आपको मिलेगा, करके दिखाओ इसको इम्प्रूवमेंट। 7वें वन वर्ड पूछा है, एक प्रोटेक्टिव मेजर जो एडवांस में लिया जाए एक डेटरेंट के तौर पे, तो ये वन वर्ड भी आपको करवाया गया है। चलिए, सभी के आंसर फर्स्ट कमेंट में इसी वीडियो के नीचे जाके देख लो, इस लेक्चर के नीचे रखे हैं। कोई भी क्वेरी हो कमेंट्स में डाल दिया करो, कोशिश करते हैं रिप्लाई करने की। एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें क्लास को। कोशिश वही कर रहे हैं कि ये कॉन्टेंट इस लेवल और इस क्वालिटी का हो जो यूट्यूब पे पेड कोर्सेज में कहीं भी ना मिल रहा हो। लाइक और शेयर दोगे तो सब तक पहुंचेगा। अंटिल देन, कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सअप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।